नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज बात करेंगे तौकीर रजा की। जो जानकारियां मिल रही हैं, पहले तो इनका बड़ा जलवाए जलाल था। पुलिस भी डरती थी क्योंकि सत्ता का आशीर्वाद इनको रहता था। लेकिन इस बार तो सुनने में आ रहा था कि जहां ये दुबके बैठे थे, उस होटल में घुस करके पुलिस लगभग खींच करके ले गई है और सारी हैकड़ी निकाल करके रख दी इनकी। और इतना ही नहीं, इनके बहुत करीबियों के 3-4 होटल हैं, वो सील कर दिए गए हैं। उनकी अब जांच पड़ताल हो रही है, कितना अवैध निर्माण उनमें है जिसकी परमिशन नहीं ली गई है। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि कहीं इनका हाल आजम खान जैसा ना हो जाए। अतीक और मुख्तार अंसारी का नाम तो मैं नहीं ले रहा हूं, या जो दूसरे माफिया रहे हैं, क्योंकि ये उस तरह के माफिया तो नहीं हैं। लेकिन इन्होंने अतीत में बहुत सारी सरकारों, पुलिस, प्रशासन, शासन सबकी नाक में दम किया हुआ था। और कुल मिलाकर के मैं देख रहा था, करीब 15 मुकदमे इनके ऊपर हैं। कुछ मुकदमे अभी कायम हुए हैं, कुछ पहले मुकदमे हैं। तो जरा एक पड़ताल करेंगे तौकीर रजा की। और उसके अलावा महाराष्ट्र में भी आज पुलिस ने धुनाई की है, और ये पूरा मामला क्या था इस पर भी आएंगे। लेकिन जगह जगह अब ये सिर उठा रहे हैं। वो एक हमारे गांव में कहावत है, ऊद छूट रही है। जानबूझ करके वो पोस्टर बैनर हाथ में लेकर के आई लव मोहम्मद सड़कों पर उतर रहे हैं, और बहुत नियोजित तरीके से ये हो रहा है। और चूंकि त्योहारों का समय है, इसलिए भी इनकी नीयत पर शक ही नहीं है, 100% विश्वास है कि ये करना क्या चाह रहे हैं। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। उन्हीं के साथ जुड़ते हैं और जुड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। 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 वीरेंद्र जी, तौकीर रजा की केवल अरेस्टिंग नहीं हुई है, बल्कि उन पर कई मुकदमे भी कायम कर दिए गए हैं। शिकंजा कस दिया गया है। लोग चर्चा कर रहे हैं, जी। कहीं इनका आजम खान ना बन जाए। देखिए 90 के दशक में जब अयोध्या का आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बाद से ये आदमी चर्चा में आया। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बरेली उस समय गया था, मैं ऑनलुकर मैगजीन में रिपोर्टर था। तब इसने वहां पे जो है एक नया खेल किया था। इसने, आपको याद होगा, इसने 6 इंच के त्रिशूल बांटने का ऐलान किया था। आपको भी याद होगा ये घटना, 94 या ये 93 घटना है। और इससे बड़ी और इससे जो है बहुत देश में कंट्रोवर्सी हुई थी। तब ना तब ना ये आपका सैटेलाइट टीवी था, ना सोशल मीडिया था, और ना ही इतनी बढ़िया सड़कें थी कि बरेली हम लखनऊ से पहुंच जाएं 4 घंटे में। अब तो पहुंच सकते हैं। तो उससे बहुत कंट्रोवर्सी हुई। और त्रिशूल सनातन धर्म का एक 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 बहुत ही ब्रह्मा विष्णु महेश ट्राइडेंट का त्रिगुण का एक बहुत ही एक पवित्र सिंबल है। उसको इसने जो है इस्तेमाल किया। और उस समय के मार्क्सवादी लेफ्टिस्ट मीडिया ने बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया कि देखो, आपने जो है इतना ज्यादा आतंकित किया है मुसलमानों को कि मुसलमान अपनी आत्मरक्षा में त्रिशूल उठा रहे हैं। तो इसने हिंदुओं को भी भ्रमित किया, और हिंदुओं के पवित्र प्रतीकों का इसने इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, बदनाम किया, उनको कलंकित किया, और हिंदुओं को ही बदनाम किया, बीजेपी को बदनाम किया। और खूब इसको उछाला मीडिया ने। उसके बाद और ये बरेलवी है। बरेलवी वो होते हैं जो, हालांकि मुसलमान तो दावा करते हैं कि हम साहब जो है
तौहीद को मानते हैं, हम तो निर्गुण निराकार को मानते हैं, हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन ये सबसे बड़े बुत परस्त होते हैं। और और जगह-जगह दरगाह बनाना, मजारें बनाना, फर्जी बना लेना और उसपे उर्स माने मेला करना। दरगाह पे चादर चढ़ने का मतलब ये होता है, आप मुर्दे को कफ़न ओढ़ा रहे हैं। तो जो मुर्दा एक बार कब्रिस्तान में दफन हो गया, उसको उसको कितनी बार आप जो है चादर उसको कफ़न ओढ़ाएँगे? और चादर चढ़ाने को ये बताते हैं बड़ा पवित्र कार्य है। और ये आज भी देश भर में इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में धड़ल्ले से ये धंधा चल रहा है। और ये धंधा देन है बरेलवियों की। देवबंदी इसको नहीं मानते। जो ये आंदोलन चल रहा है, इसमें भी देवबंदी साथ नहीं, आई लव मोहम्मद कैंपेन में। देवबंदी जो है कभी भी जो है इस्लाम के नाम पर इस तरीके से और मज़हब के नाम पे इस तरीके से हल्की हरकत नहीं करते। और और ये लगातार कभी कांग्रेस से, कभी समाजवादी पार्टी से, कभी बहुजन समाज पार्टी से ये सौदेबाजी करता है। और इस आदमी की ताकत का आधार क्या है? जो बरेलवी जो जो सेक्ट है, जो बरेलवी जो फिरका है, उसके जो संस्थापक थे आला हज़रत जिन्हें कहा जाता है, ये उनके खानदान से आया है। ये उनका वंशज है। और जो जो भारतीय उपमहाद्वीप है, यानी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पे जो जो सुन्नी मुसलमान हैं, उसका लगभग 90% बरेलवी मुसलमान हैं। और उनके लिए ये बहुत बड़ी एक पवित्र एक स्थान है जहाँ वो ज़ियारत के लिए आते हैं, या पाकिस्तान के लोग आना चाहते हैं, वीज़ा ना मिलने के कारण नहीं आ पाते हैं। ज़ियारत माने तीर्थ यात्रा। तो ये तो इसका इतिहास है। 2012 का असेंबली चुनाव था, जब अखिलेश यादव की सरकार बनी, तब इसको दिग्विजय सिंह ने एक हेलीकॉप्टर दिया था। और ये बरेली के आस-पास 4-5 जिलों में घूमा करता था, कैंपेन करता था कि सब हम आपको जितवा देंगे। इसको कोई सफलता नहीं मिली। और बरेली में इन लोगों ने पिछले 30-35 सालों में, 40 सालों में अपनी एक पैरेलल सत्ता बना रखी है। और कांग्रेस के ज़माने में तो जो बरेली की लोकसभा सीट है, वो कांग्रेस के कोटे में थी। 1985 में कांग्रेस की जो सांसद वहाँ से चुनी गई थी, वो भी मुसलमान थी और वो पूर्व राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनकी पत्नी थी बेगम आबिदा अहमद। तो कांग्रेस ने तो पूरे देश को, पूरे यूपी को हिंदू मुसलमान बना था कि यहाँ से तो खाली मुसलमान ही को टिकट दिया जाएगा। तो जितनी पैम्परिंग आज इसको हम जो दोष दे रहे हैं, इसमें दोष इसका तो मात्र 10% है। मुसलमान वोटों के लिए इसका जितना इसकी दाढ़ी को जितना सहलाया है समाज कांग्रेस ने, फिर उसके बाद जनता दल ने, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने और फिर बहुजन समाज पार्टी ने, ये उसका परिणाम है कि आज ये इतनी बड़ी ताकत बना बैठा है कि ये डीएम-एसपी क्या, ये मुख्यमंत्री को भी धमकाने की भाषा में बात करता है। और उसका जवाब योगी आदित्यनाथ जी ने साफ-साफ दे दिया है कि मौलाना भूल गया था कि यहाँ किसकी सरकार है। तो यहाँ पे हर तरीके के जो जराइम हैं या अपराध हैं, वो होते थे। और बरेली के एक बड़े हिस्से के ऊपर इनका एकछत्र राज चलता था, पुलिस इनसे नहीं बोलती थी। तो ये जो इन्होंने दुस्साहस किया है, अब पुलिस ने जो इनके आतंक का जो साम्राज्य था, जैसे कि रामपुर में आज़म खान के आतंक का साम्राज्य ध्वस्त किया गया, जैसे कि इलाहाबाद या प्रयागराज में अतीक अहमद के आतंक का साम्राज्य ध्वस्त किया गया, जैसे कि गाज़ीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार का, और गाज़ीपुर और मऊ जिले में मुख्तार अंसारी के आतंक का जो साम्राज्य था, वो ध्वस्त किया गया। या मेरठ के सोतीगंज में जो चोरी की गाड़ियों को काट के बेचने का जो जो ऑटो पार्ट्स का जो बाज़ार था, वो भी मुसलमान माफिया का बाज़ार था, उसको ध्वस्त किया गया। उस तरीके से अब बरेली की बारी, अब बरेली की सफाई हो रही है। तो अब और लेकिन अखिलेश यादव जो है और जो समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस के लोग हैं, इसमें फँस गए हैं। उनको लग रहा है कि भई जो इन्होंने आई लव मोहम्मद कैंपेन निकाला, उसमें को ऐसा तो है नहीं कि कोई इनके ऊपर अत्याचार बीजेपी सरकार ने किया था या मुसलमानों ने किया था। ये तो जानबूझ करके आ बैल मुझे मार की हरकत इन्होंने की है। तो अब ये लोग जो है मुसलमानों को विक्टिम तो पेंट कर नहीं सकते। तो कांग्रेस का एक नेता उदित राज है, वो कह रहा है कि कुछ मौलाना कांग्रेस से मिले हुए, वो बीजेपी से मिले हुए हैं और वो काल्पनिक एक थ्योरी गढ़ रहा है। लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि आखिरकार यूपी के 8-10 शहरों में एक आध ये जो जो लोकल प्रोटेस्ट है, जो लोकल फ्लेयर अप है,
ये जो है अपने आप हुआ है। अगर अपने आप हुआ है तो कोई इसके पीछे कारण रहा होगा, कहीं मुसलमानों को कोई तंग किया गया होगा, कोई प्रताड़ना हुई होगी। तो बिल्कुल। अगर अपने आप नहीं है और ये स्वतः स्फूर्त नहीं है, तो इसका कारण क्या है? और अगर कोई कारण है तो जैसा आप नारे लगा रहे हैं, सर्तन से जुदा गुस्ताखे रसूल की एक सजा, तो ये नारा आप क्यों लगा रहे हैं? उदयपुर में एक जो टेलर था कन्हैया कुमार की जून 2023 में गर्दन काट दी गई, बाकायदा वीडियो पे उसका उसका वीडियो बनाया गया, अल्लाह अकबर का नारा दिया गया, उसकी गर्दन काट दी, उसकी हत्या हो गई। तो वहां पे उनका आधार था कि इसने जो है जो जो बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा का एक सो कॉल्ड कथित रूप से एक वीडियो को फॉरवर्ड किया था। तो चलिए मान लिया वहां पे आपकी ये शिकायत थी। बरेली में आपकी क्या शिकायत थी? नहीं, कोई वाराणसी में क्या फॉरवर्ड शिकायत करेगा थी? तो आप उसकी गर्दन उड़ा देंगे। जी, लखनऊ में क्या शिकायत थी? भदोही में क्या शिकायत थी? यूपी में जो आपने किया है, गुजरात में क्या शिकायत थी? अहिल्यानगर महाराष्ट्र में क्या शिकायत थी? और फिर ये क्या कारण है कि जिन-जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, सबसे ज़्यादा जो है अपने पैगंबर के लिए जो प्यार मोहब्बत मुसलमानों में उन्हीं राज्यों में उमड़ रहा है। बंगाल में जो है आई लव मोहम्मद क्यों नहीं हो रहा? झारखंड में क्यों नहीं हो रहा? पंजाब में क्यों नहीं हो रहा? आंध्र और तेलंगाना में क्यों नहीं हुआ? कर्नाटक में क्यों नहीं हुआ? केरल में क्यों नहीं हुआ? तमिलनाडु में क्यों नहीं हुआ? वहाँ तो बीजेपी की सरकार नहीं है और ऐसा नहीं कि वहाँ मुसलमान नहीं, वहाँ भी मुसलमान हैं। क्यों नहीं हो रहा है? तो ये जो है अब एकदम साजिश सामने आ गई है और अगर थोड़ा-सा पीछे चलें दिसंबर 2019 में जो शाहीन बाग में नागरिकता कानून के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो 3 महीने चला था, फरवरी 2020 तक वहाँ जो जिहाद हुआ था और उसके बाद जो है अ, सितंबर 2020 से सितंबर 2021 तक जो दिल्ली हरियाणा हाईवे को जो जो पंजाब के किसानों ने जाम किया था और जहाँ पे पंजाब हरियाणा के मौलवी आते थे और चर्च के पादरी आते थे और तमाम जिहादी मौलाना आते थे और वहाँ वहीं नमाज पढ़ते थे और वहाँ नारे लगते थे मर गया मोदी मर जा मोदी। तो उनकी जो वहाँ उनकी टूल किट थी और वहाँ जो उनकी काम करने की स्ट्रैटेजी थी, वही यहाँ दिखाई पड़ रही है। तो ये जो आउटरेज है, ये केवल इनको जो है एक फॉल्ट लाइन थी, उसको एक लार्जर साइकोलॉजिकल वार के तहत एक नैरेटिव बना करके उसको वेपनाइज़ करने का इनका पूरा प्रयास था। और इसमें जो है जो इनकी कोशिश थी कि एक नैरेटिव का हम एक रिज़र्वॉयर बनाएँगे। नैरेटिव का एक हम भंडार बनाएँगे और दुनिया को बताएँगे कि देखो भारत में कैसे ये जो हिंदूवादी बीजेपी की जो हिंदू मैजॉरिटेरियन सरकार है, जो हिंदू बहुमत की सरकार है, इसमें कैसे मुसलमानों को हाशिए पे डाल दिया गया है और कैसे मुसलमानों को किनारे कर दिया गया है और कैसे मुसलमान यहाँ आतंकित हैं, प्रताड़ित हैं। ये और ये जो है ये माइनॉरिटीज़ कितने खतरे में है। तो जानबूझ करके एक आइडेंटिटी पे आधारित एक स्लोगन गढ़ा गया। आइडेंटिटी माने मज़हब यानी इस्लाम यानी आई लव मोहम्मद और कहने को तो लगता है कि ये बहुत ही एक साधारण-सा एक भावुकता भरा स्टेटमेंट है। इट्स अ सिंपल इमोशनल स्टेटमेंट लेकिन ये है नहीं। और एक बात और भी है अ, अगर आप नारा लगाते हैं आई लव मोहम्मद तो आप किसी कानून को नहीं तोड़ते। यू डोंट ब्रेक एनी लॉ। ये एक सिंपल एक मज़हबी एक स्लोगन है लेकिन ये मज़हब इतनी होशियारी से ये स्लोगन इतनी होशियारी से गढ़ा गया है कि ये हिंदू-मुस्लिम की सभ्यता की हिंदू-मुस्लिम जो एक सिविलाइजेशनल जो एक फॉल्ट लाइन है, ये उसको जम के एक्सप्लॉइट कर रही है। क्यों? हिंदू मोहल्लों में इन्होंने बड़े-बड़े बैनर लगाए कि साहब आई लव मोहम्मद। हिंदुओं के मोहल्ले में इन्होंने जुलूस निकाले आई लव मोहम्मद और खाली आई लव मोहम्मद नहीं कहा, ये भी कहा गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा सर्तन से जुदा। तो अब ये नहीं बताया ये हो किस लिए रहा है? ये हो इसलिए रहा है कि उनको मालूम है कि हम पे कोई आपत्ति इसलिए नहीं कर पाएगा कि हमने किसी लॉ को नहीं तोड़ा। लेकिन जब उनको पुलिस रोकेगी कि आपके पास परमिशन है, तो जो कल आपने वीडियो दिखाया था वो मौलवी कह रहा है कि नबी के नाम पे जुलूस के लिए कैसी परमिशन की ज़रूरत? तो अब होता क्या है, मौलाना एक बयान जारी करेगा, वो बयान सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होगा और लोग इकट्ठा होंगे, पुलिस उनको रोकेगी
पुलिस वायलेंस करने से रोकेगी, और उसके बाद उसकी जो है वीडियो क्लिप बनेगी, उसकी मीडिया क्लिप बनेगी, और उसके बाद वो जो वीडियो क्लिप है, वो कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और तमाम जो इंटरनेशनल चैनल्स पे वो सर्कुलेट हो जाएंगे। और उसके बाद ये टर्की है, मलेशिया है, पाकिस्तान है, या ब्रिटेन और अमेरिका में बैठे हुए जो जिहादी कम्युनिस्टों के जो अखबार हैं, वॉशिंगटन पोस्ट और लॉस एंजल्स टाइम, वो जो है ये अपने अपने अखबारों के जरिए और अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए वो वो इसको जो है खूब खूब घुमाएंगे और अखबारों में लेख आएंगे कि साहब देखिए, इंडिया में इस्लामोफोबिया, यानी इस्लाम के प्रति जो नफरत है, वो अपने पीक वो अपने चरम पे है। तो यानी एक साधारण जो है, एक एक नारे पे आधारित जो एक प्रोटेस्ट का जो एक मूवमेंट था, जो एक डोमेस्टिक फॉल्ट लाइन थी हिंदू मुस्लिम की, उसको इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करने के लिए एक पूरा खाका, एक पूरा आधार, एक पूरा मैदान इन्होंने तैयार कर दिया। अब उसके बाद ये होता क्या है कि फिर ये कहा जाएगा कि भारत में तो जो है कहने को सेकुलरिज्म है, भारत में कहने को बहुलतावाद है, भारत कहने को प्लूरल सोसाइटी है, लेकिन यहाँ पर जो है ये जो जो मुसलमान हैं, वो जो है वो सुरक्षित नहीं है। और भारत जो कहता है कि हम जो है एक सिविलाइजेशन एंटिटी हैं, ये नारे को गाली दी जाएगी, आलोचना की जाएगी, और कहा जाएगा कि ये फर्जी है। और उसके बाद जो होता क्या है कि फिर जो इंटेलिजेंस एजेंसी बैठी हुई है और जो मार्क्सवादी बैठे हुए हैं दिल्ली में, बंबई में और लंदन कैपिटल में, वो इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे और वो कहेंगे कि एक ऐसी कम्युनिटी जो है, जो मार्जिनलाइज्ड है, जिसको हिंदू सरकार ने हिंदू राष्ट्रवादी, हिंदू बहुलतावादी सरकार ने मुसलमानों को मार्जिनलाइज कर दिया है, मुसलमानों को हाशिए पे ढकेल दिया है, और ये हिंदू मेजोरिटी की सरकार है। इसलिए जो है और फिर ये कहा जाएगा कि माइनॉरिटी को तो बहुत दबाया जा रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है, और भारत में मुसलमानों के प्रति के खिलाफ जो अत्याचार है, वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। और उसके बाद जो है और फिर ये जो है ये जो क्लिप्स हैं, ये जो जो अमेरिका यूरोप के बैठे हुए संगठन जो है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इन सबको जो है ये इसको अपने अपने जो इन्फ्लुएंस जोन में इन क्लिप्स को घुमाएंगे। उसके ये बाद ये बताइए, लॉबिंग करेंगे अमेरिका में, अमेरिकन कांग्रेस में जाएगा, और अमेरिका कांग्रेस में फिर वो टेस्टिमोनी देंगे, गवाही देंगे, वहां चर्चा होगी, वो कहा जाएगा कि साहब जो है भारत में बहुत जो है अत्याचार मुसलमानों पे हो रहा है, और फिर मामला वो यूएनओ में जाएगा। और ये सारा काम जो है नागरिकता कानून में और किसान आंदोलन के समय हो चुका है, वही फिर दोहराने की तैयारी हो रही है। ये बताइए, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने आरएसएस जी, का जिक्र किया। एक लेख लिखा था मोहन भागवत के जन्मदिन पर उनकी प्रशंसा करते हुए। आज मन की जी। बात में फिर से आरएसएस की 100 साल की यात्रा और उसकी आज या जो कल? देन है समाज को, उसके बारे मन में की बात तो कल उन्होंने, थी। हाँ, मतलब इतवार में हाँ, इतवार उन्होंने को, यस। फिर से जिक्र किया। लेकिन एक जी, और कंट्रोवर्सी शुरू की गई। कंट्रोवर्सी ये है कि साहब संघ ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मदर को बुलाया था किसी कार्यक्रम में। शुरू में उनकी थी कि हाँ वो जा रही हैं। अचानक पता लगा कि नहीं, वो जा नहीं रही हैं, और उनके हवाले से कोई बयान दिया गया कि साहब इस तरह के प्रोग्राम से, इस तरह की मुहिम से समाज में तनाव होता है, पता नहीं क्या होता है। ये जितना प्रकरण इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं, तौकीर रजा का हो, अहिल्या नगर का हो, कई जगहों पर जिस तरीके से ये लोग पोस्टर बैनर लेकर के निकल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जो चीफ जस्टिस ने, गवई साहब ने एक टिप्पणी की थी कि आप भगवान जी के पास क्यों नहीं चले जाइए, उन्हीं से कुछ समाधान निकलवाइए, ये सब वहीं से शुरू हुआ है, बल्कि उसको शुरुआत माना जाए। उसके बाद इन लोगों के दिमाग में ये बात आ गई कि हम जो चाहे वो करें,
जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इस तरह की टिप्पणी कर रहा है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन सभी धर्मों के बारे में इस तरह की आपत्तिजनक बातें तो नहीं करते वो। ये गवई साहब पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने सनातन धर्म के बारे में माहौल उड़ाने के अंदाज में टिप्पणी की हो। ऐसे कम से कम कई ऐसे मामले मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के क्रिश्चियन जजेस के कि जिन लोगों ने बेंच के ऊपर बैठे हुए मुकदमे की सुनवाई के दौरान माहौल उड़ाया है। ये कोई पहली बार नहीं है। और जो हमारा जो सेकुलर संविधान है, उसके चलते भारत में हिंदुओं को गाली देना, सनातन धर्म का मजाक उड़ाना और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के हर बेजा बात को संरक्षण देना, जैसे ताजा घटना देखें। अभी 2 महीना पहले हैदराबाद में अल्लू अरुण एक बहुत बड़ा तेलुगु फिल्म का अभिनेता है। उसकी फिल्म को रिलीज हुई और सिनेमा हॉल में स्टैम्पीड हो गया। 2 या 3 लोग की उसमें मौत हो गई थी। उसके खिलाफ एफआईआर हुई, उसको अरेस्ट कर लिया गया। वो हिंदू था। और अभी 2 दिन पहले कल जो आपका विजय जो जो टीटीके पार्टी बनी है तमिलनाडु की, जिसने करूर में बहुत बड़ी सभा की थी, उसमें 40 लोग मर गए। एफआईआर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो ईसाई है। बिल्कुल। उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई। और उसके खिलाफ हो क्या रहा है कि साहब वो जो है एसआईटी बनेगी और वो उसकी जांच करेगी। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि इतने लाख लोगों की उसने रैली कर ली, क्या वहां पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इसकी परमिशन ली गई थी? यदि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन दे रहा है, तो वो 2 लाख क्राउड के मैनेजमेंट की पूरी व्यवस्था करेगा। वहां पे बैरिकेडिंग करेगा, क्राउड के मूवमेंट की व्यवस्था करेगा, ये व्यवस्था करेगा कि कहीं पे भी क्राउड इकट्ठा ना हो, क्राउड लगातार मूवमेंट होता रहे, जैसा कि कुंभ मेले में हमने आपने देखा है। तो क्राउड मैनेजमेंट का पूरा जो है एक विज्ञान है, जिसको पुलिस पालन करती है हर मीटिंग में और या हर ऐसे स्थल पर जहां पर ज्यादा लोगों के एकत्र होने की संभावना होती है। वो चाहे पॉलिटिकल रैली क्यों ना हो, इलेक्शन के समय भी अगर प्राइम मिनिस्टर की रैली है, तो वहां पर जो है आपका डॉग स्क्वाड भी होगा, उसमें मेटल डिटेक्टर भी होगा, वहां पे फायर ब्रिगेड भी होगी और वहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट के भी जो भी उपकरण, जो भी साधन मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, या नहीं है तो बाहर से वो उनको मंगाया जाता है, उनको लगाया जाता है। तो ये आपके सामने 2025 की घटना मौजूद है। तमिलनाडु का वो एक्टर जिसने पार्टी बनाई है विजय, वो क्रिश्चियन है और वो हिंदू था, लेकिन उसकी जाति के हिंदू उसकी पार्टी में खूब आए थे और वो 40 लोग मर गए। तो ये तो जब हमारे सामने हो रहा है और तमाम मामले ऐसे हुए हैं जहां मामला अगर किसी गैर हिंदू के बारे में होता है, तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेती है। ऐसे तमाम मामले हुए हैं कि जब कोई हिंदू कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट कहती पहले हाई कोर्ट जाइए। लेकिन मार्च में वक्फ बिल पास हुआ संसद से और सीधे जो है लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे नहीं कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उसको जो है एडमिट कर लिया और अप्रैल मई में सुनवाई की और सितंबर 9 को उसका एक इंटरिम फैसला आ गया। इंटरिम फैसला आया जजमेंट रिजर्व करने के बाद और जो है उन्होंने कहा आगे सुनवाई जारी रहेगी। तो ये तो हाल है हमारी सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का कि हिंदुओं का मामला है तो हाई कोर्ट जाइए, बाकी मुसलमानों का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई करने को तैयार हो जाती है, रात में 2 बजे भी सुनवाई कर लेती है। तो ये सब जो चल रहा है, तो ये कोई सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की टिप्पणी से किसी को नई ताकत मिली हो, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे सैकड़ों उदाहरण पहले से मौजूद हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप मुसलमान हैं, आप ईसाई हैं। हिंदुओं के मामले में पूरा संविधान लागू होगा, एक-एक आर्टिकल लागू होगा, एक-एक आर्टिकल का एक-एक सेक्शन लागू होगा। ये परंपरा बनी हुई है पिछले 50 60-70 सालों से। वही तो हुआ है, नई बात क्या हुई है? आप सही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, इनमें हुँ। लोगों में एक्चुअल में निराशा का भाव घर करता है कि भई आप ऊँचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं और न्याय करने की ज़िम्मेदारी आपकी है और वहाँ बैठ कर के आप बहुत पक्षपातपूर्ण तरीके से टिप्पणियाँ करते हैं। इसके कितने गलत मैसेज जाते हैं, वो हम इस समय देख रहे हैं। और ये कहा भी जाता है कि भई ठीक है, सरकार आपकी है,
लेकिन सिस्टम तो उनका उन्हीं है। का है, उन्हीं का है सिस्टम तो। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं साहब। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली कार्यालय में थे और उन्होंने कहा कि साहब जब हम कार्यालय जाते हैं तो उसको मंदिर की तरह माने। ये ये जो बातें हैं ये नरेंद्र मोदी ही कह सकते हैं संभवतः। अब देश में कोई और नेता तो नहीं कहता है। मुझे याद है जब ये शिवसेना दो फाड़ हुई थी और ये चर्चाएं चल निकली थी कि चुनाव आयोग ने और सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ही असली शिवसेना माना है। तब उद्धव ठाकरे को लगा कि जो शिवसेना भवन है कहीं ये उस पर कब्जे ना कर ले, कहीं खातों पर कब्जा ना कर ले। लेकिन एकनाथ शिंदे ने कहा कि नहीं भाई, वो बाला साहब का बनवाया हुआ है, रखिए आप, अगर आपको इतनी ही चिंता है हम दूसरी जगह बनवा लेंगे। लेकिन उस समय एक खबर और भी आई थी कि उद्धव ठाकरे शायद ही कभी उस कार्यालय में गए हो। यानी ऐसे बहुत सारे पार्टी नेता हैं जो कार्यालयों में झांकते ही नहीं जा करके, अपने रेजिडेंस से ही पार्टी चलाते रहते हैं। और हम एक नई कल्चर देख रहे हैं देश में, जिससे सीईसी की बैठक हो तो दूसरी तमाम बैठकें हों, खुद प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन महासचिव उनकी अगवानी करते हैं और वो घंटों घंटों बैठते हैं। तो एक बेसिक अंतर है और पार्टी के मुख्यालय को, पार्टी के कार्यालयों को मंदिर बताना कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए, ये भी अपने आप में एक सीख है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शुरू से एक बात कही है कि राष्ट्र प्रथम है, उसके बाद दल है। और मेरे लिए दल दल जो राष्ट्र हित प्रथम है, उसके बाद मेरा दल का, मेरी राजनीति का हित है। और बाकी सारी पार्टियों में परिवार प्रथम है, देश उसके बाद में है। आप बीजेपी के अलावा कोई मुझे ऐसी पार्टी बताइए। और जो और ये सीपीआई सीपीएम की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ये तो अब लुप्त हो गई हैं। सीपीआई तो किसी राज्य में नहीं है, सीपीएम केवल केरल में बची है। बंगाल में उसके पास एक सीट नहीं है, त्रिपुरा में उसके पास शायद एक दो सीट है। तो जो लोकतंत्र की जो मर्यादा होती है उसमें संगठन प्रमुख होता है और उसके प्रमुख बदलते रहते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि संगठन का प्रमुख कहे कि पार्टी उसकी निजी जागीर है। कांग्रेस नेहरू की जागीर थी, फिर इंदिरा गांधी की हो गई, फिर राजीव गांधी की हो गई, फिर सोनिया गांधी की हो गई, अब वो राहुल गांधी की हो गई। समाजवादी पार्टी पहले मुलायम सिंह की जागीर थी, अब वो अखिलेश यादव की जागीर है। लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल पहले उनकी जागीर थी, अब वो उनके बेटे की जागीर है। उनके दो बेटे थे और दोनों में झगड़ा था, तो एक को बाहर कर दिया, अब उसने अपनी अलग पार्टी बना ली है। यही हाल हरियाणा में है। चौटाला की पार्टी देवीलाल के वंशजों में अब दो या तीन, दो पार्टियां बन चुकी हैं। आईएनएलडी है और जेजेपी है। यही हाल जो है डीएमके का तमिलनाडु में है। तो जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, हर जगह यही हाल है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल जो है ये न केवल इसको शुरू से कहा है, ये पार्टी तो जनसंघ 1951 में बन गई थी, लेकिन ये जनसंघ 1976 में, ये 1977 में जनता पार्टी में इसका विलय हो गया था। इसीलिए 1980 अप्रैल में नई पार्टी बनी थी भारतीय जनता पार्टी, जिसको आज 45 साल पूरे हो गए हैं। तो जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जो लोकतांत्रिक मर्यादा, लोकतांत्रिक परंपराएं और जो मूल्य थे, उसका पालन इन्होंने सदैव किया है। और यहाँ पर कभी भी परिवारवाद नहीं रहा है। हालांकि लोग ये उदाहरण देते हैं कि राजनाथ सिंह का बेटा मिनिस्टर है, राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए है, फलाने मंत्री का बेटा एमएलए है, फलाने मंत्री का बेटा एमपी है। बिल्कुल है। पार्टी में परिवार के चलते लोग एमएलए एमपी बने, वो एक चीज है। और पार्टी में पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही आदमी उसका उसका मुखिया बना रहे, वो अलग चीज है। जो जो वर्तमान अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, क्या उनके पिताजी भी बीजेपी के अध्यक्ष थे?
क्या उनका बेटा भी कभी बीजेपी का अध्यक्ष बन सकता है? नहीं बन सकता। आप आप अगर देखें तो पिछले 45 सालों में बीजेपी के अध्यक्षों में अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी भी हैं, मुरली मनोहर जोशी भी हैं और वेंकैया नायडू भी हैं, जे कृष्णमूर्ति भी हैं और बंगारू लक्ष्मण भी हैं। तो कितने लोग आए, कितने लोग जो है कहाँ के भिन्न-भिन्न पृष्ठभूमि से आए और अध्यक्ष बने और उसके बाद कोई अगला आदमी आया। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर ने राजनीति में जो एक प्रोबिटी है, शुचिता का जो उदाहरण सामने रखा है, ये सबके लिए रखा है, ये खाली बीजेपी के लिए नहीं है। और इस बारे में तमाम स्टडीज हुई हैं कि राजनीति में परिवारवाद या डायनेस्टी के चलते भारत का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और भारत का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो कितना ज्यादा प्रभावित हुआ है। राजनीति में बड़ी संख्या में लोगों को अन्य दलों में आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि हर जगह परिवार बैठा हुआ है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने आज से 2 साल पहले ये घोषणा की थी कि इतने हजार लोगों को हम पार्टी में नए जो ऐसे लोगों को पार्टी में लाएंगे जिनके परिवार का कोई व्यक्ति पहले कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी में ना रहा हो। 1 ऐसे लाख लोगों को बड़े पैमाने नौजवानों पे 1 लाख नौजवानों को ये उन्होंने घोषणा की थी। अब ये इस योजना पे कितना काम हुआ ये आपको 1-2 साल में नहीं मालूम पड़ेगा, इसको मालूम पड़ेगा आपको 10 साल के बाद कि कितने लोग उस समय पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया और कितने लोगों को संगठन में जगह मिली, कितने लोगों को जगह मिली लेजिस्लेचर में, विधानसभा में या लोकसभा में, इसके परिणाम सामने आएँगे। तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर ने एक नया रास्ता खोला कि ऐसे लोगों का राजनीति में प्रवेश शुरू हो, जिनका कोई माई-बाप पॉलिटिक्स में नहीं था। वरना तो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आते जाएँगे और यही फ़िल्म इंडस्ट्री में भी हो रहा है। तो ये एक नई शुरुआत है और प्राइम मिनिस्टर ने और जब मंदिर कहा है, तो इसका सीधा संदेश यही दिया है कि पॉलिटिकल पार्टी एक डेमोक्रेसी का सबसे मूलभूत इकाई नाम का इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है और संस्था का एक अपना चरित्र है, एक अपनी आइडेंटिटी है, एक अपना मोमेंटम है, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यक्तित्व पर आधारित नहीं है। उसका अपना एक स्वयं अर्जित एक मोमेंटम है, उसका एक स्वयं अर्जित अपनी जनता के बीच में एक पहचान है, जनता के बीच में उसकी एक इसके नाते उसका अस्तित्व है। इस बात को पीएम ने रेखांकित किया है और ये आईना दिखाया है उन पार्टियों को जो रोज़ जो है प्राइम मिनिस्टर को सुबह-शाम उठते-बैठते गाली बकते हैं। कांग्रेस को और बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं। तो ये जो है प्राइम मिनिस्टर ने आईना दिखाया है सारे दलों को, जो दिन भर बीजेपी को गाली बकते हैं और आरएसएस को गाली बकते हैं। वो गाली ही बकते आए हैं और शायद हमारे आपके जीवन काल में ये ऐसे गाली ही बकते रहेंगे। आपको क्या लगता है जो बरेली से शुरुआत हुई है, ये बढ़ेगा क्या अलग-अलग देश के हिस्सों में? क्योंकि महाराष्ट्र में हुआ है, अहिल्यानगर में और वहाँ भी हुँ। महाराष्ट्र पुलिस ने सेवा करने में कोई कसर बाकी तो छोड़ी नहीं है। वो रोड जाम कर रहे थे, ठीक तरीके से उनको प्रसाद बाँटा गया है। देखिए, आपको याद होगा ये कैंपेन चल चुकी है अमेरिका में कि ये ब्लैक लाइव्स मैटर जब बाइडेन था वहाँ वो जब 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 डोनाल्ड ट्रम्प था पहले टर्म में। उसके बाद अभी पिछले वर्ष ये बड़ी कैंपेन चली ऑल आइज़ ऑन गाज़ा। भारत के फ़िल्म स्टारों ने सबने उसको ट्वीट किया और उसको रीट्वीट किया। और अब जो है आप देखिएगा ये थोड़ी देर बाद ये कैंपेन चलेगी ऑल आइज़ ऑन आई लव मोहम्मद। ये इंटरनेशनल कैंपेन चलने वाला है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने का भारत के सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की साख को ठेस पहुँचाने का एक अभियान चलेगा। और हम अब इस प्रोग्राम पे पहले कई बार बात कर चुके हैं कि 2014 के में प्राइम मिनिस्टर मोदी के सत्ता में आने के बाद से भारत की सरकार को, भारत देश को, भारत के संविधान को, भारत की सभ्यता को लगातार दुनिया में कलंकित करने का अभियान कांग्रेस चला रही है। इंटॉलरेंस है, कभी अवार्ड वापसी है, कभी जो है चौकीदार चोर है, आरक्षण चोरी हो गया, संविधान चोरी हो गया, फिर वोट चोरी हो गया और उसके बाद जो है और फिर डेमोक्रेसी खत्म हो गई लद्दाख में, जो जो आईएसआई का एजेंट पकड़ा गया सोनम वांगचुक, वो लद्दाख वाला, अब ये शुरू हो गया। तो हमने आपसे पहले भी कहा था
ये लगातार कुछ न कुछ उपद्रव वितंडा करते रहेंगे। ये चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। इनको मालूम है कि अगर चौथी बार भी अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो उनका भविष्य पूर्णतः अंधकारमय है। तो ये जो है ये कैंपेन यहीं रुकेगा नहीं, ये अभी आगे जाएगा। बस केवल इसमें बाधा ये आ रही है कि जो रेडिकल कट्टर मुसलमानों का जो गुट है यानी देवबंदी वहाबी, वो इसमें शामिल नहीं हो रहा है। और जब तक वो शामिल नहीं होगा तब तक जो है इस आंदोलन में धार नहीं आएगी। लेकिन बिहार का चुनाव है, फिर बंगाल का चुनाव है और फिर कुछ ना कुछ खुराफात करते ही रहना है। और जो हमारे नेपो किड हैं, लीडर ऑपोजिशन, वो आजकल साउथ अमेरिका की यात्रा पे गए हुए हैं। पता नहीं कोई भारत की यूनिवर्सिटी कभी उनको जो है भाषण देने को नहीं बुलाती, ये अमेरिका की खाली उनको यूनिवर्सिटी बहुत बुलाती हैं। कौन सा ऐसा भारत ज्ञान है की उनके पास जो खाली वो भारत की अमेरिका में देते हैं? यूनिवर्सिटीज भारत की यूनिवर्सिटीज को उनकी मेधा के बारे में सही सही जानकारी जानकारी नहीं। है नहीं। हाँ, समझ नहीं है। हम्म। पप्पू जी हैं, अमेरिका की यात्रा पे है। वो बताते हैं हाँ, वहाँ हाँ, 4 देशों की यात्रा पर रहेंगे, जिसमें कोलंबिया भी जाएंगे। हाँ। कोलंबिया कोलंबिया की ही कोई लेडी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो लेकिन उनके। एक बात हुई है यूपी में, मैं एक बात कहना भूल गया कि मौलाना तौकीर को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को ये उम्मीद नहीं थी कि योगी आदित्यनाथ का इतना रौद्र रूप सामने आएगा और योगी जी इतना खरी-खरी भाषा में कह देंगे कि गज़वाए हिंद नहीं होगा। इससे जो सेकुलर एस्टेब्लिशमेंट है, वो हिल गया है। और पूरा देश जान गया है कि गजवा हिंद क्या होता है। अब तक ये लोग जो है, पाकिस्तान में तो गजवा टाइम्स नाम का अखबार भी निकलता है और गजवा हिंद का मतलब केवल ये है कि भारत को इस्लामी मुल्क बनाए जाने का काम अभी शेष है। भारत पे हमला करना है और भारत को इस्लामी देश बनाना है, हिंदुओं को या तो मार देना है या उन्हें कन्वर्ट कर लेना है। ये है भगवा गजवा हिंद। योगी जी ने इतना खुल के साफ कह दिया कि अब जो है जो जो ये जो सेकुलर जिहादी अलायंस है, ये खुल के उसकी आलोचना करने में घबरा रहा है कि अगर योगी जी की हम आलोचना करेंगे, इससे तो हम जो है बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। तो ये लोग जो है अपना सर पीट रहे हैं कि ये तौकीर रजा ने ये क्या कर दिया, ये ज्यादा कर दिया इसने। केवल जो है माहौल गरमाना था और जो है और नाराए तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाने थे, हिंदुओं में डर और खौफ भरना था। ये तो जाके पुलिस से भिड़ गया। अब और उसके बाद पुलिस को पीटने का मौका मिल गया। तो अब केवल ये देखना है आने वाले 10 दिनों में, 2 हफ्तों में, या सबसे लेटेस्ट आने वाले अगले जुम्मे को, अगले फ्राइडे को ये बरेली में क्या करते हैं, या जहां-जहां इनकी ज्यादा आबादी है, बरेली में, पीलीभीत में, कानपुर में, वहां ये क्या करते हैं। क्योंकि इतना तय है कि अगर आप खुराफात करेंगे तो पुलिस शांत नहीं बैठेगी। जो कानून के अंतर्गत जो अधिकार पुलिस को है, पुलिस कार्रवाई करेगी। योगी जी से उसको पूछने की आवश्यकता नहीं, उसको मालूम है कि सरकार और मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं। और बरेली में कार्रवाई से ये दिखा दिया गया है, द गवर्नमेंट मीन्स बिजनेस। वी विल नॉट अलाउ एनी नॉनसेंस टू हैपन। अगर आप कानून के खिलाफ काम करोगे तो कार्रवाई होगी। अगर तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये योगी जी कह चुके हैं। तो उनको इतने तगड़े एक्शन की उम्मीद नहीं थी और उनको लग रहा था कि योगी जी कहेंगे कि जरा मौलाना को जो है सरकार के जहाज में बिठा के ले आओ लखनऊ, उससे हम बात करते हैं। लेकिन वो भूल क्या गए कि ये मौलानाओं की दाढ़ी चलाने वाले मुख्यमंत्री नहीं हैं क्या ये अलग नेता हैं। तौकीर रजा का प्रमोशन होगा? एनएसए से सम्मानित किया जाएगा इनको? सर देखिए, अभी बरेली में जो अब तक मेरी जानकारी है 10 एफआईआर हुई है, 7 में उसका नाम है। तो मुझे लगता है कि अभी इस 7 मुकदमों में बेल लेने में उसको महीनों लग जाएगा। हो सकता है कि वो अगली गर्मी के बाद अब बाहर आए। तो जब अभी इतने मुकदमे हो गए हैं और वो ऑलरेडी 6 महीना जेल में रहेगा, तो ज़रूरत क्या है एनएसए की? वो उसके बाद लगाया जाएगा। हमें क्या मालूम अभी क्या हो रहा है? लेकिन सरकार ने एनएसए अगर नहीं लगाया है तो इसका मतलब ये है कि इनको ये मौका सरकार ने नहीं दिया है कि देखो हमारे खिलाफ ज़ुल्म हो रहा है, हम मुसलमान हैं, हमारा उत्पीड़न हो रहा है, हमको दबाया जा रहा है, हमारे पर ज़ुल्म हो रहा है। सरकार ने उनको विक्टिम कार्ड खेलने का मौका नहीं दिया है और जो कानून बीएनएस में है, उन्हीं के तहत कार्रवाई हुई है।
तो इसमें तो अब ये तो वकील बेहतर बताएगा कि इन धाराओं में मुकदमे बेल पाने में कितने महीने लग जाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, आपका भी। और बहुत बड़ी संख्या में दर्शक जो इस शो के साथ जुड़े हुए थे, उनका भी। सभी से ये अनुरोध रहेगा, अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप लाइक बटन ज़रूर दबाएँ। अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो अपने मित्रों को फॉरवर्ड ज़रूर करें, और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं चैनल को, तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, वहाँ जाकर के आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। नमस्कार।